जैसे आपके प्यारे से दोस्त होते हैं कि जहां भी जाते हैं आपको खींचकर अपने साथ ले जाते हैं, वैसा रिलेशनशिप होता है एक डाइपोल का और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर एक डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो डाइपोल भी यही कोशिश करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही कोशिश करेगा कि डाइपोल को अपनी तरफ अलाइन करे, अपने डायरेक्शन की तरफ अलाइन करे। अब ये कैसे होता है और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से है और पैदा कहां से होता है और इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो सारे सब कुछ आज हम करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, और अपने उस दोस्त को जरूर टैग करना जो आपको साथ ले चलता है। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट को ऐसे वैसे नहीं बच्चों, एकदम बेसिक से समझेंगे कि मतलब एक ही बार में दिमाग में चढ़ जाए, ठीक है। तो और इसके बाद फिर जैसा हमने कहा था कि भाई इससे रिलेटेड हम नीट के सवाल और आपके सीबीएसई क्लास 12 एनसीईआरटी में जो सवाल दिए उसको खत्म कर देंगे। और ये जो डेरिवेशन आज हम करने वाले हैं ये आपके सीबीएसई बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर रखिएगा। और उसके बाद जो आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आता है थोड़ा सा, वो भी थोड़ा समझना जरूरी है अगर आप नीट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब आगे बढ़ते सीधा मुद्दे पर आते हैं। टॉर्क वगैरह फिलहाल के लिए भूल जाओ, ठीक है, ये वगैरह फिलहाल के लिए भूल जाओ। थंबनेल में जो लिखा, टाइटल में जो लिखा, फिलहाल भूल जाओ। अब बस बेसिक तरीके से यहां पर आप सेशन में ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी क्या है, ठीक है। तो मान लो कि भाई साहब आपके सामने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है अगर आप कोई रीजन ले रहे हो, जैसे मैं अगर ये रीजन ले रहा हूं, इस पूरे रीजन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट है ना, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? न्यूटन पर कूलम्ब होता है ना। तो इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम्ब है, इस जगह पे भी 10 न्यूटन पर कूलम्ब है, इस जगह भी 10 न्यूटन पर कूलम्ब है ना। सिंपल, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। तो सब जगह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई वेक्टर जो है कांस्टेंट है, ठीक है, बराबर है। अब यहां पर मुद्दा ये आता है कि अच्छा सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मान लो मैंने एक डाइपोल रख दिया है ना। डाइपोल क्या होता है बेटा? डाइपोल सिंपल सा आप जानते हो, ये आपका एक डाइपोल मैंने मान लिया, मैंने ऐसे एक डाइपोल बना दिया, ठीक है, कंडक्टर की तरह बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल क्या होता है भाई? आपका एक माइनस चार्ज होता है, आपका एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से, है ना। और इन दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट होती है O, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस होता है L, और यहां से लेके यहां तक भी एक डिस्टेंस होता है L। यही होती है ना भाई डाइपोल, है ना। और इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होती है? डाइपोल मोमेंट आपकी होती है हमेशा -q से +q। आपका डाइपोल मोमेंट होता है P वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम -q टू +q। हमने पिछले सेशन में पढ़ा हुआ है। अगर आपने हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेशन नहीं देखा है तो आपको देखना बहुत जरूरी है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेशन देख लेना, ठीक है। उसमें क्लियरली मैंने समझाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सारी डेरिवेशंस मैंने करवा दिए हैं। न्यूमेरिकल का सेशन हम सेपरेटली करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड विद अ वेरी माइन्यूट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसको मान लो L, टोटल हो जाएगा 2L, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन -q एंड +q इज 2L, ठीक है, बराबर है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस +q पे और -q पे, यानी कि भाई इस ये -q और +q के ऊपर एक डाइपोल मोमेंट है ना, ये डाइपोल है, और उस डाइपोल का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हमने सीखा पिछले क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल का अलोंग द एक्सिस, अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, उसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ऑफ कोर्स ही बात है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा जिग करेगी, है कि नहीं? थोड़ा सा तो भाई तालमेल होगा दोनों बीच में, कुछ तो करेंगे। अगर आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास ला दो, जिग करेंगे ना। और मान लो एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास जिग नहीं करेंगे। तो वैसे एक चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो करेगा ना कुछ ना कुछ, तो भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है साथ में। तो अभी ये होता क्या है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारे पास क्लियर कट आइडिया होता है कि क्या होगा भाई। इस -q पॉइंट पे भी एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फोर्स होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस +q पे भी होगा। ऑफ कोर्स सी बात है ना, पक्का है ना भाई? होगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। मतलब दो मैग्नेट को पास लाओगे, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स होगा। वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स होगा। और वो फोर्स कितना होता है हमें पता है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? K(q1 q2 अपॉन r², कूलम्स लॉ, सेम फॉर्मूला K(q1 q2 अपॉन r²। या तो उसको आप सीधा लिख सकते हो, जैसे आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है कूलम्स लॉ का जो फोर्स है अपॉन चार्ज होता है, वैसे आप क्या लिख सकते हो? F इज इक्वल टू QE लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? F इज इक्वल टू QE। तो Q को ऊपर ले जाओ तो F इज इक्वल टू QE हो गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हमेशा ऐसे होगा, ठीक है। कैसे होगा? अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको आप अलग से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना,
ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से याद कर लो। क्या याद करना है सर? आपको याद करना है बेटा पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा, ठीक है, मैं यहां पर क्लियरली लिख देता हूं ताकि आप बाद में भूलो ना, ठीक है, मैं क्लियरली लिख देता हूं भाई। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज by an electric field will be along the same direction as electric field। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, है ना। तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा, जो क्या फोर्स है भाई, अभी निकाला मैं, F = Q है ना, तो QE जो आपका जो फोर्स होगा वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और वैसे ही माइनस क्यू पे भाई सेम डायरेक्शन पे नहीं हो सकता है, चलो मैग्नीट्यूड सेम हो सकती है क्योंकि भाई दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, आपका इक्वल चार्ज है तो मैग्नीट्यूड सेम हो सकती है, लेकिन माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर माइनस है, डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और यहां माइनस है। तो इस वजह से आपका जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज में फोर्स का जो डायरेक्शन होता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, QE की तरफ होगा, ठीक है, QE इस डायरेक्शन में होगा और यहां पर इस डायरेक्शन में होगा। तो मान लो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर घुमा देता, तब भी पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होगा और माइनस क्यू का उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ये आपको याद करना है। तो ये मैंने पहला पॉइंट लिख दिया। दूसरा पॉइंट भी आप लिख दीजिए, द डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड will be यहां पे बी आ जाएगा, ठीक है, will be along the opposite direction ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट डाउन कर दोगे, जो बच्चा इसको समझ जाएगा फिर वो बाकी सारे कॉन्सेप्ट आराम से समझ सकता है, ठीक है बेटा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपको सवाल आ सकते हैं समझने के लिए। जब सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, ये सारी बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आज आपको बेसिक से समझा रहा हूं सारी चीजें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया यहां पर। चलो अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, ठीक है बेटा। देखो यहां पर आपका एक रॉड रखा है, मान लो कि भाई ये आपका पेन रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इस पेन को एक फोर्स इस तरफ खींच रहा है, इक्वल है 10 न्यूटन का है, इस तरफ राइट साइड डायरेक्शन में है, और यहां पर एक और फोर्स है जो इस पेन को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, डायरेक्शन उल्टा है लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है, 10 न्यूटन इस तरफ 10 न्यूटन इस तरफ। तो आपका ये ऑब्जेक्ट मूव होगा क्या? आपका ये ऑब्जेक्ट मूव होगा, रोटेट होगा, कुछ भी होगा क्या? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो 10 न्यूटन इस तरफ 10 न्यूटन इस तरफ, आपका ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं होगा। बात सही है, सिंपल है, बराबर है ना। क्लियर हो गया यहां पर। अच्छा, तो ये बात सिंपल हो गई कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल क्यों मैं बोल रहा हूं, मान लो ये आपका डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट मान लीजिए P वेक्टर है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है। अगर मैं इन दोनों के बीच में, जैसे आपका डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल है, डाइपोल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया भाई, डाइपोल भी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो मान लो अगर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई समझ में आ गया, दोनों हॉरिजॉन्टल है, आपका चार्जेस द डाइपोल मोमेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑल इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब आपका दोनों चार्जेस है ना के ऊपर जो फोर्स है वो एक ही लाइन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही लाइन में है, डाइपोल मोमेंट भी एक ही लाइन में है, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला, ना आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा, ना घूमेगा, ना कुछ होगा, बात खत्म। क्लियर है। अब मान लो अगर मैं इस डाइपोल को उठाकर उल्टा भी रख दूं, हॉरिजॉन्टली उल्टा रख दूं, यानी कि अगर मैं यहां पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कर दूंगा, यानी कि मैं डाइपोल मोमेंट फिर उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। अगर मैं इस माइनस क्यू प्लस क्यू को उठाकर उल्टा रख दूं तो माइनस क्यू यहां आ जाएगी, प्लस क्यू यहां आ जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। डाइपोल मोमेंट रिवर्स हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, इसको भूलना नहीं, पहले फर्स्ट सेशन में पढ़ लिया था हमने। तो फिर डाइपोल मोमेंट उल्टा हो जाएगा, लेकिन तब भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, है ना, और सबके सब एक ही लाइन ऑफ एक्शन में होंगे। तो अगेन वहां पर भी आपका जो फोर्स है उस ऑब्जेक्ट पे 0 होगा। तो यानी कि यहां पर एक बात तो सिंपल समझ में आ गई है, जिसको हमें बहुत पर्टिकुलरली नोट डाउन करना है, वो ये है कि इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आपका जो नेट फोर्स है ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो, इस पे कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है, बात क्लियर, इसको नोट डाउन कर लिया। क्लियर है बेटा, ये सिंपल है ना। अब दिक्कत यहां पर ये आती है कि मान लो कि आपका जो डाइपोल है वो ऐसे सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, यानी कि भाई आपका माइनस क्यू प्लस क्यू, आपके फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड सब एक ही लाइन में नहीं है, थोड़े से डिफरेंट एंगल पे है। तब क्या होगा ये समझते हैं अभी। और यहां पर तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं ओरिजिन्स, कि ये टॉपिक आया कहां से। टॉपिक यहां से आ रहा है कि मान लो अगर डाइपोल के साथ में नहीं है ये, तो फिर क्या होगा। तो अब हम समझेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अगर हम एक डाइपोल को रखते हैं एक डिफरेंट एंगल में, तब क्या होता है। तो ये है आपका रियल डेरिवेशन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एंगल चेंज करें तो क्या होगा वो समझना है, ठीक है बेटा। तो अभी सबका ध्यान यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरे ध्यान से यहां पे देखिए। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए लाइंस को बराबर स्पेस करके डिस्टेंस में रखिए आप, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डाइपोल को बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा, अब डाइपोल को हम थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं, ठीक है। मेरा डाइपोल हो गया। मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर आपका प्लस क्यू है, और जैसे मैंने बताया था आपको, ये आपका पॉइंट ओ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी L है, सेम टू सेम। अब डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, हमने समझ लिया था, सीख लिया था। आपका जो डाइपोल मूवमेंट है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू पे होता है, तो आपके डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज योर डाइपोल मूवमेंट P वेक्टर, है ना, ठीक है। और ये आपका E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हो कि आपके डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहां पे ले लूं तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक एंगल थीटा आ चुका है अभी, ठीक है। एक थीटा एंगल आ चुका है, यहाँ पे थीटा जीरो नहीं है, थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 0 और 180 तो नहीं है। 0 और 180 हुआ तो हमें पता है कि भाई वहां पर कोई नेट फोर्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वहीं कोई मूवमेंट नहीं होगी, वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर थीटा कुछ है, तो अब पहले हमें ये पता लगाना है कुछ होगा क्या यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं यार बताओ नेट फोर्स कितना है, तो आप क्या बताओगे। आप तो यही बोलोगे सर नेट फोर्स तो यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए। कैसे जीरो होना चाहिए, देखो यहाँ पर ध्यान से, नेट फोर्स तो डेफिनेटली जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पर जो हमारा ये ऑरेंज कलर का है ना, इसको मैं पूरा कलर कर देता हूँ कि डाइपोल डाइपोल जैसे लगे। पता चला डाइपोल डाइपोल नहीं लग रहा। हाँ भाई ठीक है, परफेक्ट है, अब डाइपोल लग रहा है मस्त। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो इस चीज को कि डाइपोल का भी हम करें क्या यार। जैसे प्लस क्यू का मैंने आपको क्या बताया था, प्लस क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द सेम डायरेक्शन में होगा। तो प्लस क्यू के ऊपर आपका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू होगी क्यूई, है ना। सो एफ इज इक्वल टू क्यूई, बराबर है, ठीक है। अब वैसे माइनस क्यू का किस डायरेक्शन में होगा, माइनस क्यू का हम जानते हैं कि सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इस माइनस क्यू की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ में होगा, एफ इज इक्वल टू क्यूई सेम। तो यहां पर आप देखोगे आपका जो फोर्सेस है अगेन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और एक ऑब्जेक्ट पे अगर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स पे डायरेक्शन लगे तो उस ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होता, है ना। तो अगेन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इवन इफ देयर इज अ थीटा देयर इज नो दैट द नेट फोर्स इज स्टिल जीरो, है ना। तो इस मामले में योर नेट फोर्स इज स्टिल जीरो, इक्वल टू जीरो, इवन इफ देयर इज थीटा एंगल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां पर। लेकिन नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन कुछ और यहां पर सीन में आता है। अब वो क्या है आपके दिमाग में मेरे ख्याल से ऑलरेडी आ चुका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ले लीजिए, ठीक है, यहां पर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और यहां पर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं दोनों डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो मेरा पेन ऑटोमेटिकली घूमने लग जाता है ना। और ये जो चीज है वो कोई नई चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने 11th में पढ़ा हुआ है ना। 11th में क्या पढ़ा है आपने, 11th में पढ़ा है कि भाई ऐसे ही अगर मैं दो डायरेक्शन में, यानी कि मैं जब एक बॉटल खोलता हूं तो भाई एक उंगली से मैं उस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, एक उंगली से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, जिसके वजह से मेरा बॉटल का कैप घूमता है ना, घूमता है, पानी का बॉटल खुलता है, हम पानी पीते हैं, फिर बंद करते हैं, रखते हैं ना। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते थे बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हम टॉर्क कहते थे, है ना, टॉर्क कहते थे। तो यानी कि एक डायरेक्शन, एक फोर्स पर इस डायरेक्शन में, एक फोर्स पर इस डायरेक्शन में, आपका ऑब्जेक्ट जो है ऐसे मूव नहीं करेगा, है ना, ऐसे मूव नहीं करेगा। स्पेस में नहीं हो आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप स्पेस में नहीं हो कि भाई हिलने में लग जाएगा, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट
एक सेंट्रल पॉइंट से रोटेट करेगा, जैसे आपका फैन करता है ना। फैन आपके रूम में रखा हुआ है, ऊपर लटका हुआ है ना। फैन का एक सेंट्रल एक्सिस है, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका पंखा घूमने लग जाएगा इस फोर्स की वजह से। अब ये हुआ क्यों, पिछले बार क्यों नहीं हुआ था? पिछले बार इसलिए नहीं हुआ था, जैसे मैंने बताया आपको, आपके चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड सब एक ही लाइन ऑफ एक्शन में थे। यहां पर आप देखोगे कि आपका माइनस क्यू के ऊपर का जो फोर्स है, प्लस क्यू के ऊपर का जो फोर्स है, ये दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। ये इधर है, ये इधर है, और यहां पर ये दोनों एक ही लाइन में थे, यहां पर वो नहीं है। इस वजह से वो टॉर्क जनरेट करता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आई बात? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉर्क जनरेट क्यों होता है, टॉर्क जनरेट ही क्यों होता है। ठीक है, क्या होगा भाई? व्हेन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस experiences force in different line of action, in an electric field it experience, और it के बाद मैं लिखता हूं the dipole experiences a torque, the dipole experiences a torque। ये हुआ सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपका होना क्यों चाहिए टॉर्क, टॉर्क जनरेट क्यों होता है इस मूवमेंट को। इस वजह से जो ये रोटेशन होती है, इस रोटेशन को हम कहते हैं टॉर्क बच्चों। ठीक है, अगर आपने 11th में ध्यान ना दिया हो, इसलिए मैं समझा रहा हूं, वरना आपको तो पता होना चाहिए टॉर्क क्या होता है। 11th में आपने सीखा हुआ, रोटेशनल मोशन आपने बहुत डेप्थ में सीखा हुआ है। तो टॉर्क क्या होती है? टॉर्क इज द रोटेशनल मोशन विद अ फिक्स्ड सेंट्रल पॉइंट। तो यहां पर आप देखोगे ये पॉइंट हो जो आपका फिक्स सेंट्रल पॉइंट है, उस जो मिड पॉइंट है आपका सेंटर, जो आप भाई रोटेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास की तरफ से होती है ना, कि जहां पर आपका मास कॉन्सेंट्रेटेड उसके हिसाब से आप घूमोगे। जैसे आपका फैन का एक सेंटर फिक्स है, तो वैसे ही यहां पर इसको एक पंखा समझो, तो यहां सेंटर पे एक फिक्स्ड है और आपका ये प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से ये घूम रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉर्क, दिस रोटेशनल मोशन कॉसेस टॉर्क। बात खत्म हो गई। चलो फिर टॉर्क निकालना है, मैं यही तो निकालना था, द टॉर्क ऑफ ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही तो निकालना है। मैं चलो निकालते हैं फिर। अब इसका डेरिवेशन क्या होगा भाई? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात, टॉर्क को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, जिसको हम कहते हैं टाउ, अगर आपको याद ना हो तो। अब जो ये टॉर्क होता है, जो नेट टॉर्क लिखे हुए, नेट टॉर्क क्यों यहां पर? क्योंकि यहां पर तो दो टॉर्क है ना। हाँ, दो टॉर्क है। कैसे? जैसे आप देखोगे इस प्लस क्यू की वजह से आपका एक टॉर्क होगा, जो प्लस क्यू, अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं तो ये अगर मान लो अगर मैं ऐसे इसको इस तरफ खींच रहा हूं तो ये इस तरफ घुमा रहा है ना, ऐसे घुमा रहा है ना, तो ये प्लस क्यू का टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा, तो मैं इसको बोल देता हूं टाउ 1। ठीक है, टाउ बोलता हूं तो टाउ 1 बोल दूंगा मैं। और माइनस क्यू देखो इस तरफ जा रहा है ऐसे, तो सेंट्रल पॉइंट की वजह से ऐसे तरफ घुमा रहा है वो, तो माइनस क्यू किस डायरेक्शन में होगा? माइनस क्यू आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो ये होगा आपका टाउ 2 किस डायरेक्शन में होगा बेटा? टाउ 2 के डायरेक्शन में होगा। परफेक्ट है। तो ये टाउ 1 टाउ 2 को मैं ऐड करूंगा तो नेट टॉर्क मुझे मिल जाएगी। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, दिए किस डायरेक्शन भाई? टाउ 1 आपका देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये कौन से डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज है ना। और ये कौन से डायरेक्शन में? ये भी क्लॉकवाइज है। तो आप देखोगे दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा। अगर ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट घूमेगा नहीं, तब मेरे को माइनस करना पड़ेगा। अभी तो मेरे सब्ट्रैक्ट नहीं करना, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड कर देंगे हम। तो आपका नेट टॉर्क वुड बी टाउ 1 प्लस टाउ 2, है ना, टाउ 1 प्लस टाउ 2। अब इन जनरल हमारा टाउ का फॉर्मूला क्या है? अब इन जनरल हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, जो हमने 11th ग्रेड में पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद ना हो, टेंशन लेने की बात नहीं, अभिषेक सर है यहां पर। आपका टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स यहां पर क्या है आप जानते हो, फोर्स तो हमारा क्यू ही है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ब्रो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है आपका टॉर्क। ठीक है, तो जैसे यहां पर मेरा प्लस क्यू है,
प्लस क्यू और ये जो पॉइंट हुए ये है ना रोटेशनल एक्सिस, आपका ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, आपका ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, तो रोटेशनल एक्सिस क्या हो गया, रोटेशनल एक्सिस बाहर की तरफ जा रहा है, स्क्रीन के बाहर। अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं तो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट इस तरफ है। अगर मेरा फैन ऐसे 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 घूम रहा है मेरे छत पे लगे हुए, तो रोटेशनल एक्सिस नीचे की तरफ है, इस एक्सिस के अलॉन्ग वो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो मेरा रोटेशनल एक्सिस के बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये जो रोटेशनल एक्सिस है और ये जो प्लस क्यू उसके बीच का डिस्टेंस मेरा हो जाता है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है मेरा टॉर्क का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकालू कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर अगर मैं इसको ऑलरेडी थीटा मान चुका हूं, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा मान चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी ट्राइंगल बन गई। वैसे मैं यहां के लिए भी माइनस क्यू अगर इसका दिखो तो यहां पर भी मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूं, ठीक है, मेरा ट्राइंगल बन गया। और भाई ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगी, कोई डिफरेंस नहीं उसमें, वो तो परफेक्ट है, बराबर है। तो ये थीटा है और ये एल है ना, ये हाइपोटेनस क्या है, वो एल है भाई। अब इस एल वेक्टर को अगर मैं दो भाग में रिजॉल्व करूंगा तो क्या होगा भाई, उसका हॉरिजॉन्टल वेक्टर बन जाएगा एल कॉस थीटा, आप जानते हो, और परपेंडिकुलर बन जाएगा एल साइन थीटा, है ना। तो वैसे ही माइनस क्यू के लिए भी ये एल है, हाइपोटेनस एल है, उसको भी रिजॉल्व करूंगा तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा आपका एल कॉस थीटा, है ना, और आपको परपेंडिकुलर बन जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। अब इस एल कॉस थीटा जो है, एल कॉस थीटा अगर आप देखो दोनों का एल कॉस थीटा इन लाइन विद ई वेक्टर है, इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसके वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं है, तो लेने की जरूरत नहीं है। अब इस Q का और इस Q और O के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखो आप, इस Q और O के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका एल साइन थीटा है, क्या है, एल साइन थीटा। वैसे माइनस Q और O के बीच में आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये एल साइन थीटा है ना। तो हमें फॉर्मूला मिल चुका है कि भाई क्या लेना है, वहां पर फोर्स आपका QE हो जाएगा और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा हो जाएगा, बराबर है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू डालेंगे। सो टाउ नेट इज इक्वल टू टाउ वन कितना है भाई, टाउ वन आपका हो जाएगा QE एल साइन थीटा, और टाउ टू क्या हो जाएगा, टाउ टू भी हो जाएगा QE एल साइन थीटा, एल साइन थीटा दोनों सेम है, तो यहां पर दोनों को ऐड करना है बस। तो क्या बन गया यहां पर आपका 2QE एल साइन थीटा आपका बन चुका है। अब अगर दिमाग लगाओगे और अगर आपको याद हो तो हमने ये तिगड़म मचाया था आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेशन में भी। हमने क्या सीखा था कि भाई 2 इंटू एल कर दो, यानी कि Q 2 इंटू एल, है ना, Q 2 इंटू एल ई साइन थीटा। तो ये Q इंटू 2L क्या होता है बेटा, ये होता है आपका डाइपोल मोमेंट P, है ना। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भाई हमारा डाइपोल सेशन देख लेना। Q इंटू 2L होता है, यानी कि चार्ज इंटू 2L होता है, और 2L क्या होता है, 2L इज दी लेंथ ऑफ द डाइपोल, डाइपोल लेंथ कहते हैं इसको, है ना। सो Q इंटू 2L आपका हो गया मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हो गया P, PE साइन थीटा मेरे शेरों और शेरनियों इस टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला होता है, PE साइन थीटा। छोटू सा डेरिवेशन हो गया खत्म, इतना ही और नहीं है, खत्म हो गया। छोटू सा डेरिवेशन, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट, मजा आ जाता है करने में। तो टोटल टॉर्क कितना हुआ, नेट टॉर्क कितना हुआ, PE साइन थीटा। ऑफ कोर्स ही बात है, आप सोचोगे सर हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखे, तो वेक्टर फॉर्मेट में लिख के दिखा देते हैं आपको, है ना। वेक्टर फॉर्म क्या होगा भाई, ये PE साइन थीटा है, साइन थीटा तो फिर क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये स्केलर प्रोडक्ट बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो आपका टाउ नेट जो है वो बन जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, है ना। टाउ वेक्टर बन जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म, है ना। और अगर आपको याद ना हो तो आपके टाउ का SI यूनिट क्या होता है, आपका टाउ का SI यूनिट इस मामले में हो, किसी भी मामले में हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सो इट विल बी न्यूटन इनटू मीटर, बिकॉज फोर्स न्यूटन में होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीटर में होगा, न्यूटन मीटर को जवाब आना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो सर PE साइन थीटा आ रहा है तो फिर कैसे, यार PE साइन थीटा भी होगा तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू 2L है ना। तो Q क्या है, कूलम, और L क्या है, मीटर, कूलम मीटर, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज, है ना, न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर है कूलम इंटू मीटर और वहां पर है न्यूटन पर कूलम, कूलम कूलम कट गया, बचा क्या, न्यूटन इंटू मीटर ही बचा, और कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला डाल भी दो तो सेम वैल्यू आएगी। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, सेम SI यूनिट यहां पर सेम रहेगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर आपका टॉर्क का SI यूनिट सेम रहेगा। इस मामले में भी, मैकेनिक्स के मामले में भी सेम रहेगा, ठीक है बेटा, परफेक्ट है, नोटेड है, श्योर, डन, बराबर। चलो अब जो हमने शुरुआत में कॉन्सेप्ट सीखा था उसको थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं कि
यार सर बताइए ना, ये आपका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि मिनिमम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या सर मिनिमम पढ़ चुके हैं? हाँ पढ़ चुके हैं, बताऊंगा मैं आपको मिनिमम कब होता है, बट टॉर्क मैक्सिमम कब होता है ये समझते हैं कि किस मामले में अगर मैं एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो मैक्सिमम टॉर्क आती है। ये भी आपके बोर्ड का सवाल है, तो प्लीज ध्यान से देखिए, है बहुत सिंपल है ये, और ये तो आप समझ चुके होंगे। सर फॉर्मूला ही बता रहा है सब कुछ, हमें क्या करना है ना, एग्जैक्टली करेक्ट। तो अगर मैं एक टॉर्क, अगर मैं एक डाइपोल को ऐसे, अगर मैं एक डाइपोल को ऐसे भाई साहब परपेंडिकुलर रख दूं, है ना, यहां पर माइनस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है, ठीक है, यहां पर मैंने परपेंडिकुलर रख दिया है, डाइपोल मूवमेंट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये हो गया मेरा पी वेक्टर, है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू जाएगा। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में कितना है भाई, 90 डिग्रीज का है। कितना है एंगल? 90 डिग्रीज का एंगल है। अगर मेरा 90 डिग्रीज का एंगल हुआ तो मेरा थीटा वैल्यू यहां पर क्या है, 90 डिग्री, तो मेरा साइन 90 कितना हो जाता है बेटा, साइन 90 मेरा हो जाता है 1, तो मेरा टाउ फॉर्मूला हो जाता है पीई साइन थीटा। तो इस मामले मेरा वैल्यू हो जाएगा पीई, दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस। खत्म होगी बात। ये हो जाता है मेरा व्हेन वी नीड टू हैव मैक्सिमम टॉर्क, है ना। तो मेरा टाउ मैक्स कब होता है, इस मामले में होता है मेरा टाउ मैक्स। क्या और कोई एंगल है? ऑफ कोर्स की बात है यार, 90 डिग्रीज पे भी होगा, एक और एंगल है और वो होगा 270 डिग्रीज, है ना। कौन सा एंगल? 270 डिग्रीज पे भी होगा। यानी कि अगर मैं इसको सीधा उल्टा रखूं, ठीक है, यानी कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक है, वो उसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसी डायरेक्शन में है, लेकिन अगर मैं इसको सेम उल्टा रखूं, यानी कि ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू ऊपर होगा इंस्टेड ऑफ प्लस क्यू, और प्लस क्यू नीचे होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा आपका पी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, पी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, पी वेक्टर, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका 270 डिग्री हो गया ना, 270 डिग्री आपकी एंगल हो गई, 90 डिग्री नहीं 270। डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहां से सीधा 90 डिग्री मत बनाना। डाइपोल जैसे 0 डिग्री 180 डिग्री, 0 डिग्री का ऑपोजिट 180 डिग्री होता है, वैसे 90 डिग्री का ऑपोजिट 270 डिग्री होता है। समझ में आ गई? तो भाई यहां से उल्टा 270 डिग्री बनेगा, तो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, सेम सीन आएगी आपकी, पी साइन थीटा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आपको मैक्सिमम टाउ आएगी, ठीक है। तो यहां पर भी आपका थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो यहां पर भी आपका टाउ मैक्सिमम ही होगा, विच विल बी इक्वल टू पीई। यहां पर भी आपका टाउ मैक्सिमम ही है। क्लियर होगी बात? एकदम लड्डू। तो यहां पर आपका मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से आपका जो क्या कहते हैं जो डाइपोल है वो घूम के ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर माइनस क्यू प्लस क्यू होगा और ये सीधा घूम के ऐसे हो जाएगा। अब बात सोचने की है भाई, मैक्सिमम टॉर्क तो जनरेट हो गया, लेकिन मानो कि अगर ये घूम के टॉर्क आ रहा है ना, घूम के जब ये पैरेलल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग हो जाएगा, तब क्या टॉर्क होगी, है ना, तब क्या टॉर्क होगी? ये शायद हमने शुरुआत में पढ़ लिया था। सर टॉर्क इस मामले में तो घूमेगी नहीं। क्यों नहीं घूमेगी? क्योंकि भाई ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 2 3 हमने बना लिया, और यहां पर हम बना देते हैं हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो आप देखोगे माई थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओए होए होए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, हमारा पहला केस जहां से हमने पूरा सेशन शुरुआत किया था, है ना, जहां पर हमने पूरे सेशन का शुरुआत किया था कि सर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री में आपका नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स के साथ साथ बेटा और क्या 0 होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, यानी कि अगर मैं इसको उल्टा भी रख दूं तब क्या होगा, आपका प्यारा सा जो क्या कहते हैं साइन है वो 0 डिग्री पे भी 0 होता है, साइन 180 पे भी 0 हो जाता है। सही है, परफेक्ट है। तो इस वजह से आपका जो टाउ है वो मिनिमम होगा, 0 हो जाएगा। बात सही, परफेक्ट, ऑसम, सुपर ऑसम, ठीक है। अब हमें एक छोटी सी बात समझनी है, और बात वो है बहुत ही प्यारी सी। बात क्या है? ये जो हमारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने यहां पर सीखा, ये घूम के यहां पर आ गया, इसके आगे टॉर्क होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि जैसे वो पैरेलल हो जाता है टॉर्क तो 0 हो जाती है, इसके बाद नहीं घूमेगी, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट घूमेगा नहीं। यानी कि अगर आप इस डाइपोल को थोड़ा सा तिरछा कर दो और छोड़ दो, थोड़ा सा तिरछा कर दो और छोड़ दो, फिर ये डाइपोल अपने आप वापस आ जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने इसको तिरछा किया,
इसके ऊपर टॉर्क जनरेट हो गया, फिर आपने इसको जैसे छोड़ा वापस अपने पॉइंट पे आ जाएगा, फिर रुक जाएगा। यानी कि हमारा ये जो टॉर्क है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, हमारा ये जो सेटअप है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्या है? एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे सर इक्विलिब्रियम कहां से आ गई? इक्विलिब्रियम आती है आपके क्लास 7 कॉन्सेप्ट से, आप जानते हो, पढ़ा हुआ है आपने। इक्विलिब्रियम क्या होती है? हर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम अचीव करने मतलब एक ऐसे पोजीशन में आना चाहती है जहां पर वो बहुत खुश रहे, जहां पर वो बहुत स्टेबल रहे, जहां पर वो बहुत संतुष्ट रहे जिंदगी से। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। हर कोई, हम में से हर कोई इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब होता है जैसे आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, आप स्कोर करना चाहते हो, अच्छा रैंक लाना चाहते हो, अच्छा अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, बहुत पैसे कमाना चाहते हो, माँ बाप को सबको खुश देखना चाहते हो, सब इक्विलिब्रियम वाले स्टेट है ना। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होती है कि मतलब जैसे यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया ऐसे, है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे रखा, प्लस क्यू के ऊपर चार्ज ऐसे आएगा टॉर्क, और इसके ऊपर ऐसे आएगा और वापस सीधा 0 डिग्री पे आ जाएगा और टॉर्क खत्म। यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होती है जहां पर अगर मैं छोटा सा वेरिएशन इस डाइपोल को दूं, छोटा सा इसका डिग्री बदलूं, छोटा सा इसका एंगल बदलूं, तो वापस वो अपने निर्धारित स्थान पर आ जाता है, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे आपका एक फ्लाइट उड़ रही है, फ्लाइट हवा में है, अचानक से क्या कहते हैं हाइट बढ़ानी थी, अचानक से हाइट मतलब अचानक से मान लो हवा थोड़ी ज़्यादा हिला दी फ्लाइट को, तो फ्लाइट अचानक से ऊपर उठा और आपका पायलट क्या किया, आपके पायलट ने गियर को डाउन किया, गियर मतलब समझ गया ना, डाउन किया, और फिर आपका फ्लाइट वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? अब सर क्या अनस्टेबल भी होता है? बिल्कुल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पे 180 डिग्री कर दूंगा, ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, और इसके बाद खत्म, ठीक है। अगर मैं यहीं पे इसको उल्टा रख दूं, अगर मैं यहीं पे इसको उल्टा रख दूं, 180 डिग्री पे रख दूं, तो फिर क्या होगा? तो सबका ध्यान यहाँ पर, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम सीधा करेंगे हमारे क्वेश्चंस। तो मान लो कि भाई आपका ये प्लस क्यू यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, और ये माइनस क्यू है, ठीक है, आपका डाइपोल मूवमेंट उल्टा है भी यहाँ पर, पी वेक्टर यहाँ पर, ठीक है, 180 डिग्री पे आपका। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ करूंगा, थोड़ा सा इसको अगर मैं ऊपर उठाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैंने इसको ऊपर उठाया, तो हमें याद रखना है कि भाई हमारा जो प्लस क्यू के ऊपर फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो प्लस क्यू के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, माइनस क्यू के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, है ना। तो अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया तो ये डाइपोल आपका वापस अपनी जगह में आने के बदले अपनी जगह पे नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई इसके ऊपर फोर्स तो इस डायरेक्शन में ना, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर टॉर्क ऐसे है, टॉर्क इसके ऊपर इस डायरेक्शन में है, टॉर्क इसके ऊपर इस डायरेक्शन में है। तो आपका ये जो डाइपोल है वो डाइपोल अपनी जगह पर वापस आने के बदले ऐसे घूम कर अपनी जगह पर आएगा। तो आपने जो एक फ्लक्चुएशन दिया उसके वजह से यहां पर एक इनस्टेबिलिटी आ गई। क्या आ गई? इनस्टेबिलिटी आ गई। अब ये स्टेबल नहीं रहा, और स्टेबल अपने आप वापस हो भी नहीं रहा, वो ज्यादा घूम कर फिर जा रहा है। तो इस सिचुएशन में जहां पर आपके इक्विलिब्रियम को अचीव करने ज्यादा वक्त या तो ज्यादा मोशन की जरूरत पड़ जाती है, इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कि मतलब झट से अपने जगह पर वापस नहीं आया, थोड़ा सा इसको मेहनत करना पड़ा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू जब 0 डिग्री होता है या 180, मैं एक बार समराइज कर लेता हूं जो भी हमने अभी तक सीखा ना बेटा, उसको बाद फिर हम सवाल करेंगे सॉल्व। शुरुआत से मैं समराइज कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिए इस बात को। तो ओरिजिन कहां से हुई हमारे इस पूरे की पूरे कहानी की, ठीक है। हमने ये सीखा कि भाई हमारा डाइपोल जब होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल रखा जाए, यानी कि अगर डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि आपके सारे फोर्स और चार्जेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन में, सब लोग एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सिचुएशन में आपका नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर मैं डाइपोल को थोड़ा सा तिरछा कर दूं तो थीटा आ जाता है यहाँ पर, 0 डिग्री के बदले कुछ और बन जाता है। और इस सिचुएशन में फिर क्या होता है? इस सिचुएशन में अगेन फिर आप देखोगे तो भाई आपके प्लस क्यू के ऊपर चार्ज इस तरफ है, माइनस क्यू के ऊपर इस तरफ है, तो आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रोटेट करने लग जाता है। इसको हम कहते हैं टॉर्क। आपका प्लस क्यू की वजह से टाउ1 हो जाता है, माइनस क्यू की वजह से टाउ2 हो जाता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में है? फोर्स के बीच में एंड द रोटेशनल एक्सिस के बीच में, है ना।
तो फोर्स और रोटेशनल एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमने लेंथ को रिजॉल्व करके निकाला L sin थीटा हो गया। तो भाई इसके वजह से भी L sin थीटा है, इसके वजह से भी L sin थीटा है, तो आपने टाउ 1 टाउ 2 को ऐड किया तो 2QEL sin थीटा आ गया। इसमें आपने Q इंटू 2L को अलग कर दिया तो PE sin थीटा आपका फॉर्मूला बन जाता है, वेक्टर फॉर्म में P वेक्टर इंटू E वेक्टर बन जाता है, SI न्यूटन मीटर बन जाती है। फिर हमने देखा कि यार ये टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, तब हो जाता है ऑफ कोर्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री, तब आपका टाउ मैक्सिमम हो जाता है। परफेक्ट है, बात खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा इज 90 तो साइन 91 हो जाती है। अब यहाँ थीटा आपका मिनिमम कब होता है, टाउ टाउ मिनिमम तब होती है जब आपकी थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है ना, तब आपकी टाउ मिनिमम होती है। इसमें हमने थोड़ा सा और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई आपका ये वाला जो माइनस क्यू वाला प्लस क्यू वाला चार्ज है, इस सिचुएशन में जब थीटा 0 डिग्री होती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, इसको हल्का सा घुमा दो तो वापस अपनी जगह पर आ जाती है। लेकिन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाती है तो एक थोड़ा सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि भाई इसको अगर आप थोड़ा घुमा दो तो फिर और थोड़ा घूम कर वो सेट होता है, उसी वक्त सेट नहीं हो पाता। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो इसके बाहर आपको ना 12th बोर्ड में, ना आपको नीट में, ना लेट मी टेल यू इवन इन जेई, इसके बाहर आपको कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं आता है। अब मैं आपको 12th बोर्ड के और नीट के सवाल करवा देता हूं ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट में फोड़ दो। ठीक है, सिंपल से 2 सवाल है, आप ऐसे ही कर लोगे मुझे लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमारा सवाल है 1.10 जो आपके एक्सरसाइज का है, बहुत सिंपल सा सवाल साथ में करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, डाइपोल मोमेंट यानी कि आपको P दे दिया गया है 4 × 10⁻⁹ कूलम दे दिया गया है, कूलम मीटर होगा, सॉरी, हाँ कूलम मीटर लिखा हुआ है। इज अलाइंड एट 30 डिग्री, तो थीटा आपको यहाँ पे दे दिया है 30 डिग्रीज, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में आपको बताया एंगल होती है थीटा, वो थीटा यहाँ पे दे दिया है। थीटा कुछ भी हो सकता है बेटा, थीटा ध्यान से देखना है किसके बीच में दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया है डाइपोल मोमेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपको वैल्यू दे दिया गया है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग द डाइपोल, तो टॉर्क निकालना है आपको, तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है यार, P sin थीटा आपने निकाल दिया यहाँ पर, सिंपल सी बात है। P की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁹ इंटू E की वैल्यू क्या है 5 × 10⁴, ठीक है, सबकी यूनिट बराबर है, चेक कर लेना एक बार, कोई ऐसा यूनिट में नहीं है तो चेंज कर देना। इंटू साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा आपका है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 कर लिया आपने। सो 2 और ये 2 कट जाता है यहाँ पर वैल्यू, तो क्या बच जाता है 2 × 5 10 इंटू 10⁻⁹ 10⁴ हो जाता है आपका 10⁻⁵, यानी कि इसको भी अगर मैं दे दूं तो आपकी वैल्यू बन जाती है 10⁻⁴ आपकी टाउ न्यूटन मीटर, बात खत्म। इजी, वेरी इजी क्वेश्चन है ना। तो वैसे मैं आपको पिछले साल का नीट 2023 का सवाल दिखाता हूं, है ना, और ये नीट का 2023 का सवाल एग्जैक्टली सेम में 2016 में भी आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। आप देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री 2 × 10⁵ 2 × 10⁵ 4 न्यूटन मीटर, डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, सेम टू सेम डिट्टो सवाल आया, बस ऑप्शंस में वेरिएशन दिए थे, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये सवाल रिपीटेड है 2016 में भी 2023 में भी, ठीक है। तो ये आप आराम से कर लोगे। इसमें पूछा क्या, करना क्या, एक बार देख लेते हैं प्यार से, है ना बेटा। तो यहाँ पे दिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, लेकिन इससे पहले देख लो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ बराबर, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, एक सेकंड में लिख देता हूँ यार, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एक्सपीरियंस टॉर्क इक्वल, टॉर्क भी दिया हुआ है आपको 4 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, 4 न्यूटन मीटर सब यूनिट में बराबर, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल, अच्छा आपको क्यों निकालना है, इसमें चार्ज ऑन द डाइपोल निकालनी है। इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 2L दे दिया है, डाइपोल का लेंथ 2L होता है ना, L + L 2L होता है, ये मिस्टेक हर कोई कर जाता है। Q × 2L सीखते हैं और जब L दिया जाता है तो लगता है कि भाई L दिया हुआ है, L नहीं दिया हुआ है, 2L दिया हुआ है। डाइपोल मोमेंट -Q और +Q के बीच में जो लेंथ होता है डाइपोल लेंथ, उसको कहते हैं डाइपोल लेंथ, है ना, -Q और +Q के बीच में, उसको हमने बीच में से तोड़ के L और L लिखा था, लेकिन उसको पूरा लेना है। अगर आपको बोला गया डाइपोल लेंथ, तो डाइपोल लेंथ पूरा लेंथ होता है, जो 2L होता है ये, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो आपको यहाँ पर 2L दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, जिसको हम इमीडिएटली मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर, ठीक है, इमीडिएटली हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्यों निकालनी है, तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, ठीक है। अब इसमें P के बदले हम लिखेंगे Q × 2L, साथ में लिखेंगे Q × 2L, E sin थीटा, ठीक है। हमें निकालना है Q, तो Q यहाँ पर आ जाएगा, टाउ डिवाइडेड बाई 2L, साथ में लिखेंगे E sin थीटा, ठीक है। तो टाउ कितनी है आपकी, टाउ आपको दी गई है सर 4, 2L साथ में दिया गया है 2 × 10⁻², ठीक है। E आपको दी गई है 2 × 10⁵, और साइन थीटा यानी कि 1/2 दिया हुआ है आपको, तो 1/2 यहाँ पर आ गया,
ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे ये 2 और ये 2 कट जाता है, 2 यहां पर 2 कट जाता है, तो आपका जवाब आ रहा है 2। 10 माइनस 2 10 पर 5 आपका हो जाता है 10 पर 3। 10 पर 3 अगर ऊपर जाती है तो बन जाती है 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पर माइनस 3, और आपने चार्ज निकाले तो कूलम हो गया। 10 पर माइनस 3 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मिली बन जाता है, 10 पर माइनस 3 इज मिली, सो 2 मिली कूलम आपका जवाब आ जाता है। कौन सा ऑप्शन बेटा? आपके 2023 के सवाल के लिए ऑप्शन नंबर सी है, और 2016 के सवाल के लिए ऑप्शन नंबर ए है, 2 मिली कूलम जवाब बन जाता है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। तो आई रियली होप पीपल कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो। हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल अब खत्म कर दिया है। इसके बाद जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम डेडिकेटेडली डिटेल में समझने वाले हैं कि गॉस लॉ क्या होती है। ठीक है बेटा, और हाँ इस हफ्ते से आप लोगों को रेगुलर सेशंस मिलेंगे। आप लोगों को हर हफ्ते 3-3 सेशंस मिलते जाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको आगे आने वाले वक्त में और बढ़ाने के लिए। लेकिन आप लोगों को रेगुलरली, जैसे पहले हमने 2-2 सेशंस किया था, अब आपको रेगुलरली हर हफ्ते 3-3 सेशंस मिलेंगे। पूरी कोशिश करूंगा मैं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करें। बट एक बात है कि मैं हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा रहा हूं आपको, कि आप एक बार देख लो तो आपको समझ में आ जाए। ऐसे इस चैनल पे आपको और आने वाले टाइम पे वन शॉट्स मिलते जाएंगे, और छोटे वन शॉट्स बड़े वन शॉट्स दोनों मिलते जाएंगे। इन डेप्थ रिवीजन सब कुछ टॉपिक्स को लेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सब कुछ मिलते जाएंगे आपको। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और डरना मत, इस पूरे सेशन का जो नोट्स है जो मैंने अभी लिखा है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे मिल जाएंगे। आपको बस वीडियो को अपने 12th वाले दोस्तों से शेयर करना है, और जब भी इस सेशन को अगली बार देखो तो अपने दोस्तों के साथ देखना, और हमेशा याद रखना बच्चों कि हम नीट के खिलाड़ी और नीट खेल खेल में निकाल देंगे। थैंक्स पीपल।